अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल इकोसिस्टम ने हमले शुरू कर दिए हैं वापस। मतलब कमला हैरिस हार गई, राहुल गांधी हार गए, हसीना वाजिद ने हरा दिया सामने वालों को। तो इनकी ये जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है ना वो नाकाम हो रही है। फिर यूरोप में फार राइट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेबर यहाँ पे जीती ज़रूर है लेकिन फार राइट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम इंटरनेशनल जो है वो नाकाम हो रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब इनकी कोशिश है कि ट्रंप के आने से पहले 20 जनवरी से पहले दुनिया के हालात इतने ख़राब कर दिए जाएं कि ट्रंप से भी संभाले ना जाएं। यही बात रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन पूरी कोशिश कर रहा है कि मामलात को इतने ख़राब कर दिए जाएं कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आए तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हों। अज़ीज़ दोस्तों, ये इनकी सिचुएशन है। और ऐसे में आप ये देखें कि इन्होंने अब रशिया के अंदर ब्रिटिश मिसाइल जा रहे हैं। ब्रिटिश ने धमकियां दी हैं। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने कहा कि हम किसी वक्त भी लड़ने को तैयार हैं रशिया के साथ। तुम लोगों की औकात नहीं है भाई, तुम लोग अब वो ज़माने भूल जाओ। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के जो ब्रिटिश एम्पायर थी ना, आज वो नहीं रही है। और ये है कि ये सब लूटमार का खेल है। देखें, इक्काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 824 बिलियन डॉलर गायब हुए हैं इस रशिया यूक्रेन वार की जंग में। कहाँ गए? धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं। और पता ये चला है कि जो पैसा यूक्रेन जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस अमेरिका में डेमोक्रेट्स को मिल जाता है। ये सब खेल है, कमीशन दी जाती है उसको। अब आप ये बताएं कि इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर तो इस जंग में नहीं लगे ना। मतलब हथियार तो यहाँ से जा रहे हैं, मिसाइल हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, सब यहाँ से जा रही हैं, यूरोप अमेरिका से। तो इतना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कैश किस चीज़ के लग रहा है? तो ये है कि ये सब लूटमार का धंधा है। फ्रांस ने भी ऑथोराइज कर दिया है कि हमारे मिसाइल भी तुम लोग इस्तेमाल करो। ये सुसाइड करने की तैयारी है। ये यूरोपियन लीडर्स हैं ना, मूर्ख हैं। मूर्ख तो नहीं, लालची हैं। पता नहीं इनको इसमें कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा है। अजीज़ दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार एक ख़तरनाक फेज़ में है। लेट्स सी, अभी ट्रंप के आने में 2 महीने बाकी हैं, तब तक ये लोग कहाँ तक ले जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है ना वो ये है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं। अब ये अरेस्ट वारंट जिसने इशू किए हैं ना, उसका नाम है करीम अहमद खान। ये एक पाकिस्तानी ओरिजिन का मुस्लिम है, ब्रिटिश। और यह अपनी तकरीरों में कुरान की स्पीचेस का हवाला देता है। इसका भाई जो है वो पहले पॉलिटिक्स में था और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है। करीम को भी सेक्स मिसकंडक्ट के आरोप लगे हैं इसके ऊपर। इसलिए करीम ने विलियम रूटो को कोर्ट में पेश किया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, जिसने 1200 लोग मार दिए थे इलेक्शन वायोलेंस में। इस साल इसको यूनाइटेड नेशंस ने जज मुकर्रर किया था इंटरनेशनल कोर्ट का। एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो चाइनीज़ पिट्ठू है, उसने अपॉइंट किया था। और इसने ये इशू किया है अरेस्ट वारंट बेंजामिन नेतन्याहू का। इनकी औकात नहीं है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ कर सकें। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ज़ाहिर है वो पपिट हैं इंटरनेशनल इकोसिस्टम के, अमेरिकन डीप स्टेट के। उन्होंने कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इधर आया ना हमारे
कनाडा में, तो हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले कर देंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये बिन्यामिन नेतन्याहू को हाथ लगा सकें। यूरोप काफ़ी हद तक डिवाइडेड है काफ़ी इश्यूज़ पे, रशिया यूक्रेन पे, हमास वाले मामले पे, दीगर कई चीज़ों पे। हमारे हंगरी के जो विक्टर ऑर्बन हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दावत देता हूं कि वो हंगरी आएँ हमारी ऑफिशियल विजिट पे, हम उनकी सेफ्टी और फ्रीडम का पूरा ख्याल रखेंगे और उनकी मेहमान नवाजी करेंगे और इनको गिरफ्तार करने का हम सोच भी नहीं सकते। और हंगरी के ये विक्टर ऑर्बन है ना, जो ये रशिया यूक्रेन वार पे भी इनका स्टैंड बहुत डिफरेंट है। और यह है कि यूरोपियन यूनियन में काफ़ी डिविजन्स हैं। मैं समझता हूं कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा यूरोप को तब्दील होने में। यूरोप में हॉलैंड में एक हद तक कह सकते हैं कि खैर्त विल्डर्स ने इलेक्शन में आगे रास्ता बनाया, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ना बना सके। और हॉलैंड की गवर्नमेंट भी नेतन्याहू के खिलाफ बयान दे रही है। फ्रांस में मरीन लोपेन को भी अभी टाइम लगेगा, इंग्लैंड में लेबर आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, वो अभी इंटरनेशनल इकोसिस्टम के हाथ में है। इसकी वजह यह है कि तुर्की इस वक्त पिछले कई हफ्तों से सीरिया में लगातार बमबारी कर रहा है और इसका स्केल भी उससे कम नहीं है जो गजा में इसराइल ने किया। हजारों सिविलियन मार दिए तुर्की ने। आपने कभी किसी की आवाज़ सुनी या कोई प्रोटेस्ट सुना? तो ये है कि एक यही चीज़ हमने यमन में देखी, यही चीज़ हमने सीरिया इराक में देखी, यही चीज़ हम चाइना में देख रहे हैं। मुसलमानों पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में बलोचों पे देख लें क्या हो रहा है। ये सब मुसलमान नहीं है क्या? लेकिन इनको सिर्फ गज़ा तो ये एक हकीकत है। और गज़ा की हकीकत ये है कि ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर है गज़ा और इजिप्ट की। कोई मुसलमान मुल्क फ़लस्तीनियों को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिबनान की हालत देखी है कि लिबनान ने फ़लस्तीनियों को लिया था, लिबनान का क्या हाल किया। जॉर्डन ने 1960s में फ़लस्तीनियों को लिया, तो जॉर्डन में इन्होंने वही काम करने की कोशिश की जो लिबनान में कर रहे हैं। तो जॉर्डन ने फ़ौरन मदद मांगी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के उस वक्त ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में मार्शल लॉ भी लाए थे पाकिस्तान में, वो गए थे और उन्होंने इतने फ़लस्तीनी मारे थे कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बोल उठा कि इतने फ़लस्तीनी तो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं मारे जितने ज़ियाउल हक ने 2 हफ्ते के अंदर मार दिए। तो कोई मुसलमान मुल्क फ़लस्तीनियों को लेने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये फसादी हैं। और हम जानते हैं यहाँ यूरोप अमेरिका में इन्होंने क्या हाल किया है। तो अजीज़ दोस्तों, अब आते हैं इंटरनेशनल इकोसिस्टम का भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं। इसलिए कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। वो उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है और ये चाहते हैं कि इंडिया भी इनके हिसाब किताब में आ जाए। राहुल गांधी और कई लोगों पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंडिया में मोदी जी इनकी रुकावट बने हुए हैं। भाई आप ये देखें ना, ये जॉर्ज सोरोस की इस साल की ये स्पीच है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस साल की ये स्पीच है, आधे मिनट की स्पीच, ज़रा देखिए। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज, देयर फेट इज इंटरट्वाइंड। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament.
तो ये क्लियर अल्फाज में इलेक्शन से पहले कह रहा था कि मोदी को हटाना ज़रूरी है, मोदी रिस्की है, वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, अफसोस ये नहीं है कि हाइडेनबर्ग की जो इन रिपोर्ट आती है अदानी जी के ख़िलाफ़, या अभी अदानी जी के ख़िलाफ़ इन्होंने रिपोर्ट दी, अफसोस भारत के पॉलिटिशियंस पे, भारत के जो लोग हैं कुछ जो कि ये फसाद का हिस्सा हैं, जो कि ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम, इंटरनेशनल अमेरिकन डीप स्टेट का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। वो मुझे दुनिया का कोई एक देश बता दें जहाँ पे उनके इतने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को कोई टारगेट करे और वो खुशियाँ मनाए। मतलब भारत में कांग्रेस जिस हिसाब से इस वक्त अदानी जी को पीछे पड़ी हुई है कि अदानी को गिरफ्तार करो, अदानी को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करो, आपने कभी इनके मुंह से सुना हो कि पनून, अमेरिका को कहा हो कि पनून को गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले करो? कभी इन्होंने कोई बात की है? एक लफ्ज बोला है? ये जितने कांग्रेसी टट्टू है साले, जिनकी औकात नहीं है कोई, इनमें से कभी, या ये जितने ये हैं राणा अयूब टाइप के और राजदीप जैसे, और ये जो इसकी सागरिका है जो इसकी बीवी है, इन लोगों ने कभी इस खालिस्तानी इशू पे कनाडा या अमेरिका को कुछ कहा हो, एक लफ्ज़ कहा हो? लेकिन यहाँ पे फौरन आ जाते हैं कि अदानी को गिरफ्तार करो। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि दुश्मनों ने कितनी ज़्यादा इनरोड्स बनाई हैं। अदानी जी का कसूर ये है कि उन्होंने ओपनली ट्रंप को मुबारकबाद का मैसेज भेजा जब ट्रंप जीते, और उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसा मजबूत इंसान है जो कि दुनिया के मामलात को बेहतर कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और हमें बहुत खुशी हुई कि अमेरिका की डेमोक्रेसी ने एम्पावर किया है और आपका इलेक्शन जीतने पे हम मुबारकबाद देते हैं। और उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स की ना, जिससे इंटरनेशनल इकोसिस्टम ने अटैक किया है अदानी जी के ऊपर। अदानी जी के ऊपर अटैक है ना, वो इंडिया पे अटैक है। देखें, एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर जो बड़े बड़े हैं, एप्पल और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका एक सर्वे हुआ था और उनसे पूछा गया कि आप अपनी प्रोडक्शन चाइना से निकाल के कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? तो 39% ने कहा कि इंडिया, 16% ने कहा अमेरिका कनाडा, 11% ने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, 10% ने कहा वेस्टर्न यूरोप, 39% इंडिया में लाना चाह रहे हैं। ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम से हजम नहीं हो रहा। जो एजेंडा है ना इनका, वो भारत को टारगेट करने का है किसी तरह से, और भारत इस वक्त बिल्कुल एक टारगेट है। अब जैसे अभी जो हम आप देख रहे हैं जो मुसलमान फसाद कर रहे हैं, तो ये मुझे परवेज़ मुशर्रफ का एक बयान सामने आया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत के मुसलमान हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, भारत के मुसलमान। ये भारत को एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया भले ना 370 हटा दे कश्मीर का, या राम टेम्पल बना ले, या कुछ भी कर ले, इंडिया पाकिस्तान से जंग भी जीत सकता है, लेकिन इंडिया अपने आप को एक इस्लामिक देश बनने से नहीं रोक सकता। और ये वक्फ बोर्ड है ना, मैं ये जो गांधी खानदान है ना, नेहरू खानदान, इनका सारा कसूर माफ़ करता हूँ। वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा कसूर है जो कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये देखें, इनका हरामी कुत्ता जाकिर नायक क्या कह रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में। इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुछ से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज।
मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है, इतना महफूज किया गया है। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बातें करके गया है। अभी 9.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर वक्फ बोर्ड की जायदाद है, जबकि पाकिस्तान 8.81 किलोमीटर है लाख स्क्वायर किलोमीटर, 8.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान की जो साइज है उससे भी ज़्यादा है। दुनिया के किसी देश में आपने देखा है वक्फ बोर्ड? अब सुना है कि पार्लियामेंट के नेक्स्ट इजलास में वक्फ बोर्ड का पॉइंट रखा गया है और मोदी जी ने इस पर बयान भी दिया है कि किसी सिविलाइज सोसाइटी में वक्फ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। और सही कह रहे हैं मोदी जी। वक्फ बोर्ड कह रहा है सिद्धि विनायक मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी है। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आया है और हिंदुइज्म और ये मंदिर जो हैं ये हजारों साल पुराने हैं। इस भारत देश में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मज़ार हैं, ये सब के सब हिंदू प्रॉपर्टीज पे बने हैं। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। देखें, अभी ये जो मंदिर का वाकया हुआ, इसमें जो सर्वे का कहा गया, इस पे रजत शर्मा जी की भी एक वीडियो बहुत वायरल कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम वाले। ये जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, उनके ग्राउंड पे एजेंट ये जुबैर, अरफा, राना, राजदीप, इस टाइप के लोग हैं और उसके अंडर में फिर वो लोग हैं जो ये आंदोलन करते हैं, मारामारी करते हैं, सड़कों पे हालात ख़राब करते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये संभल यूपी में रजत शर्मा जी कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। तो भाई साहब रजत जी, आप तो इतने ज्ञानी आदमी हो, मुझे हैरत हुई आपकी ये वीडियो देख के। जल्दबाजी क्या, उन्होंने क्या मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर दिया था क्या? सिंपल सा एक कंप्लेन आई तो उन्होंने कहा सर्वे कर लो, दैट्स इट। वो कह रहे हैं आपने मुसलमानों का तो पॉइंट ऑफ व्यू लिया नहीं, कोर्ट ने नहीं। तो भाई साहब पहले सर्वे तो आ जाए, इसके बाद फिर केस आगे बढ़ेगा। एक मिसाल है कि एक स्कूल है, उसमें हम जाके कंप्लेन करते हैं कि फलां चीज़ हुई, तो इंक्वायरी करेंगे ना, पहले इंक्वायरी करके फिर हमें और जो दूसरी पार्टी है उनको बैठ के बात करेंगे। तो इसी तरह खाली सर्वे का तो वो क्या था, मुसलमानों की जान क्यों जाती है सर्वे पे? इसलिए कि इनको पता है कि सर्वे के नतीजे में अंदर ज़मीन के अंदर से मंदिर, मूर्तियां, ये सब चीज़ें निकलेंगी। हकीकत है ना, बाबर से लेकर औरंगजेब तक तो लगातार हजारों मंदिर तोड़े गए ना, और ज़्यादातर मस्जिदें बनाई गई। तो अब सर्वे करने का बोला है, उस पर इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि इनको पता है कि अंदर से निकलेगा क्या सर्वे से। जब सर्वे से इनको पता है कि ये निकलेगा, तो ये अभी से, अब कह रहे हैं 3 लोग मारे गए, उस 3 में से एक तो देसी कट्टा होता है ना, वो चला रहा था तो अपना ही उसका फट गया, क्योंकि देसी कट्टा तो आपको पता है कहीं भी फट जाता है। और बाकी भी 2 सुना है कि आपस की फायरिंग में इनकी मारे गए, क्योंकि वो पीछे से फायरिंग ही कर रहे थे पुलिस के ऊपर। भाई पुलिस फायरिंग क्यों करेगी? ऐसे कोई खड़ा हुआ है आदमी या चुपचाप लोग खड़े हुए हैं, उस पर तो फायरिंग नहीं करेंगे ना। पुलिस पे हमला होगा तो फिर पुलिस जवाब देगी ना। तो अजीज दोस्तों, ये लोग आंदोलन करके इस सर्वे को रुकवाने की कोशिश इसीलिए करते हैं। और अजीज दोस्तों, यहाँ पे मुझे बात याद आती है एली वीजल, कि हमें साइड्स लेनी चाहिए, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। न्यूट्रल रहने से ऑप्रेसर यानी जालिम को मदद मिलती है, विक्टिम जो होती है ना उसको नहीं मिलती मदद। जो हम जुल्म कर रहा है ना उसको आपकी खामोशी से इनकरेजमेंट मिलती है। तो अजीज़ दोस्तों, मैंने ट्विटर पे और कई जगहों पे कई सिक्युलर हिंदुओं के कि हम अभी तक
अतीत में क्यों रह रहे हैं? छोड़ें अब जो मंदिर था, मस्जिद था, जो आज के अंदर रहें। तो फिर ये वक्फ बोर्ड जब नोटिस भेजता है सिद्धि विनायक मंदिर को, तो वो अतीत में नहीं रह रहे, उस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। मसला ये है कि वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि पार्लियामेंट हमारी ज़मीन पर बनी हुई है, सिद्धि विनायक मंदिर हमारी ज़मीन पर बना हुआ है, ये इधर हमारा ही है, वो हमारा है। तो हिंदू है ना, वायोलेंस नहीं करता जैसे मुसलमान करता है, क्योंकि हिंदुओं को पता है कि वक्फ बोर्ड बकवास कर रहा है, इनकी कुछ है ही नहीं इंडिया में। इंडिया हिंदुओं का देश था। या तो ये हो कि ये 5,000 साल से या 25,000 साल से मुस्लिम देश हो और बाद में हिंदू आए हों, तो वक्फ बोर्ड क्लेम करे कि यार तुम लोगों ने हमारे मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया है, ये सिद्धि विनायक और ये सब चीज़ें। समझ रहे हैं? तो हिंदू तो वायोलेंस करता नहीं, हिंदू इसका जवाब वायोलेंस से नहीं देता। तो सिक्युलर हिंदुओं को भी कोई समझाए कि अकल के नाखून लो, अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम उल्टा सीधा ज्ञान नहीं पैदा करो। सिंपल सी बात यह है कि ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा। और आज हम जो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये आज एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की वजह से, तो बात एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की नहीं है, बात यह है कि अब हिंदू तंग आ चुके हैं मुसलमानों की बदमाशियों से, मुसलमानों की लालच से। और ये मुसलमान जब मैं करता हूं ना, तो ये एक गैंग है, क्रिमिनल गैंग की तरह का एक गैंग है, जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल इकोसिस्टम। इसके नीचे भारत में एजेंट पॉलिटिशियंस हैं, जैसे अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, स्टालिन है, या इस तरह के। उसके नीचे फिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी जनता में फैलाने वाले, जुबैर, अरफा, राना, फलान, ढुमकान। और फिर उसके नीचे ग्राउंड पे वो जॉबलेस लोग जिनको इन्होंने दिहाड़ियों पे रखा हुआ है, उनको पथराव करने के लिए भेज देते हैं। आपने कभी जुबैर को पथराव करते हुए देखा है? आपने कभी सुना है कि जुबैर कहीं पत्थरबाजी करने गया है? क्यों? ये मुसलमान नहीं है, इसको तो इतना दर्द है अंदर मुसलमानों का, ये क्यों कभी पत्थरबाजी करने नहीं जाता? क्योंकि एक फैक्ट्री होती है, उसमें डायरेक्टर होता है, फिर इसके अंडर डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर फॉरमैन होते हैं, फिर लेबर होती है। तो ये इसी तरह का सिस्टम है। ऊपर हैं इकोसिस्टम इंटरनेशनल, फिर हैं राहुल गांधी टाइप के पावरफुल लोग, फिर इसके नीचे ये सुपरवाइजर हैं जुबैर टाइप के लोग, और फिर उसके नीचे ये लेबर जो है ना, ये इन्होंने भर्ती की हुई है। मैंने आपको आज से 2-3 साल पहले एक पूरा सिस्टम खोल के दिखाया था। अब मुझे इतना लंबा चौड़ा तो मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बता दूं। कुछ करना होता है, एक मैसेज व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, सपोज बंगलोर में एक जगह पे इनको प्रोटेस्ट करना है, कि या संभल का ही मिसाल ले लेंगे, संभल में ये करना है। मैसेज जाता है, वो मस्जिद है ना जहाँ पे सर्वे हो रहा है, वो मस्जिद इलाके के लोगों को एक ग्रुप बना हुआ है, उसको मैसेज करता है। एक मैसेज करता है यूपी की सारी मस्जिदों का ग्रुप बना हुआ है, उसको हर मस्जिद अपने इलाके के इन जॉबलेस लोगों को भर्ती किया हुआ है, इनको जमा करते हैं। ये नेटवर्क है, विद इन मिनट्स ये जमा हो जाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए इस वक्त बेहतरीन आदमी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। स्लो चल रहे हैं, उनको पता है कि इसके बड़े मसले खराब होंगे, लेकिन कर रहे हैं। सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी, वही इस देश को सुधारे की तरफ ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।